प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो क्लास में हम आरपीएससी के द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 भूगोल का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और हम प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम हल करते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में हो तो ज्वार होगा। तो किस प्रकार का ज्वार होगा? लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार या दैनिक ज्वार या मिश्रित ज्वार? तो इसका सही आंसर होगा दीर्घ ज्वार, क्योंकि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में होते हैं तो उनकी ज्वारीय शक्ति और अधिक प्रबल होती है और उससे दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 2, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम होगी। तो अन्य कारक अगर स्थिर रहते हैं तो पृथ्वी पर अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति किस तारीख को होगी? 3 जनवरी को, 3 मई को, 4 अगस्त को, 4 जुलाई को? और इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी को, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 3 जनवरी को सूर्य के सबसे समीप होती है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दो प्रकार की होती हैं। इनमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, यानी हमें गर्म महासागरीय धारा का पता लगाना है? तो बेंगुएला, पेरू और कनारी अगुलहास। और इसमें से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, अगुलहास धारा जो है वो ठंडी धारा नहीं है, गर्म धारा है। बाकी बेंगुएला, पेरू और कनारी सभी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है? तो सीधा सीधा प्रश्न से पता चल रहा है कि ऐसा प्रदेश जहां सूर्य विकिरण सबसे कम प्राप्त होते हैं वह प्रदेश ऊर्जा न्यून प्रदेश होगा। तो इसमें कौन सा है? दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच, केवल 70 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, केवल 80 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, और दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच। तो इसका सही आंसर होगा केवल 80 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। सूर्य की किरणों के तिरछापन के कारण यहाँ ऊर्जा न्यून प्रदेश है। प्रश्न संख्या 5, निम्न स्थल रूपों में से कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं है? तो पवन के द्वारा, अपरदन के द्वारा निर्मित ये स्थल रूप हैं, जिसमें से कौन सा ऐसा है जो पवन के द्वारा विकसित नहीं है? तो जुजेन, इंसेलबर्ग, अरेत और यार्डांग। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अरेत, क्योंकि अरेत जो है वो हिमानी के अपरदन से निर्मित स्थल रूप है। प्रश्न संख्या 6, चैगोस द्वीप समूह अवस्थित है। चैगोस द्वीप समूह है वो कौन से महासागर में है? दक्षिण प्रशांत महासागर में, उत्तर प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या चीन सागर में? तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर में। चैगोस है, सेंट पॉल एम्स्टर्डम है, ये द्वीप समूह हैं वो हिंद महासागर में अवस्थित हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 1 नदी प्राकृतिक तटबंध, 2 पवन टोम्बोलो, 3 हिमनद सर्क और 4 है पवन सीफ। तो देखिए, नदी के द्वारा प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है, हिमनद के द्वारा सर्क का निर्माण होता है और पवन के द्वारा सीफ यानी बरखान में जो उभरे हुए सींग होते हैं उन्हें सीफ कहते हैं। एक तरफ का जो उभरा हुआ सींग होता है उसे। तो पवन जो है उसके द्वारा निर्मित टोम्बेलो नहीं है, क्योंकि टोम्बेलो जो है वो सागरीय लहरों के द्वारा निर्मित स्थल रूप है। तो इसका सही आंसर होगा पवन टोम्बेलो। प्रश्न संख्या 8, दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है। दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में और अटलांटिक महासागर में? और इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर में दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस सागर या झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और
सर्वाधिक लवणता वाली झील या सागर कौन सा है? तो लाल सागर, मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक और वोन झील। तो सब इसका जो आंसर होगा वो होगा वोन झील, जो कि टर्की में अवस्थित है और सबसे अधिक लवणीय झील है। प्रश्न संख्या 10, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा एक महानदी घाटी में स्थित है? तो कोयला क्षेत्र में जो गोंडवाना यूगिन कोयला क्षेत्र है वो नदी घाटियों में मिलता है, और टर्सरी कोयला क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है, जो केवल 2% ही है जिनमें लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो जो गोंडवाना यूगिन जो क्षेत्र है उनमें महानदी घाटी में स्थित क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें तलचेर, झरिया, रानीगंज और बोकारो। तो महानदी क्षेत्र में स्थित है उसका नाम है तलचेर, यानी कि ऑप्शन संख्या 1 जो कि उड़ीसा में है। झरिया झारखंड में है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 11, निम्नांकित में से ज्वार भाटे का कारण है? ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, बी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सी अपकेंद्रीय बल और डी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल कौन सा है? और ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, परीक्षाओं में आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका कारण देखिए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी सही है, अपकेंद्रीय बल भी इसका आंसर है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो अपकेंद्रीय बल है वो भी इसका एक कारण है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज्वार भाटा का कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 12, मलज खंड जाना जाता है, मलज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 तांबा खनन के लिए, 2 लोहा इस्क खनन के लिए, 3 स्वर्ण खनन के लिए और 4 है अभ्रक खनन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा तांबा खनन के लिए, ताम्र खनन के लिए यह प्रसिद्ध है मलज खंड, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 13, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल लगभग है, यानी सूर्य और चंद्रमा के ज्वार भाटा के जो बल है, ज्वारीय बल है, उसका कितना गुना है? सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का बल कितने गुना अधिक है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा का बल जो है वो सूर्य की अपेक्षा अधिक है, और वो कितने गुना अधिक है इसमें हमें बताना है। तो 2.89 गुना, 3.18 गुना, 1.65 गुना और 2.17 गुना। तो ये सीधा डायरेक्ट पुस्तक से आया हुआ क्वेश्चन है कक्षा 11 से, और 2.17 गुना इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धाराएँ हैं? तो ठंडी जल धाराएँ कौन सी हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो जल धाराओं का जो टॉपिक है पढ़ते समय हमें ध्यान रखना है कि ठंडी जल धाराएँ कौन सी हैं और गर्म जल धाराएँ कौन सी हैं। तो इसमें देखते हैं ठंडी जल धाराएँ, पेरू की धारा, एल नीनो धारा, कैलिफोर्निया धारा और नॉर्वे की धारा। तो इसमें से कौन सी जल धाराएँ ठंडी जल धाराएँ हैं? तो इसका होगा पेरू जो है वो ठंडी जल धारा है, एल नीनो गर्म जल धारा है क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, कैलिफोर्निया भी ठंडी जल धारा है, और नॉर्वे जो है वो जो नॉर्दर्न ड्रिफ्ट है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसका एक हिस्सा है, तो ये भी गर्म है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, 1 नंबर ऑप्शन। तो पेरू और कैलिफोर्निया जो है वो ठंडी जल धाराएँ हैं। प्रश्न संख्या 15, अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा स्थित है। बहुत ही मध्यम स्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कक्षा 12 की जो पुस्तक है खनिज से संबंधित जो अध्याय है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और कोडरमा जो है वो अभ्रक का एक प्रमुख मंडी है, प्रमुख केंद्र है, और ये कहाँ पर स्थित है? 1 राजस्थान में, 2 उड़ीसा में, 3 झारखंड में और 4 आंध्र प्रदेश में। और इसका सही आंसर होगा झारखंड में।
प्रश्न संख्या 16, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्रियाशीलता का सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें उन्होंने बताया है, जो विद्वान है उन्होंने, कि जो संपूर्ण पृथ्वी है या संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसमें सभी जो पदार्थ हैं वो क्रियाशील हैं। तो ए सीओ सावर, 2 बारोज, 3 जेब्रूंस और 4 हम्बोल्ट। तो सही आंसर होगा जे ब्रूंस। जीन ब्रूंस ने क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया है और उन्होंने कहा है कि इस प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर समय हर वस्तु बदल रही है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं या बदलती हैं। तो अटलांटिक महासागर की उत्तर एवं दक्षिण विषुवतीय धारा, हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर की दक्षिण विषुवतीय धारा और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। तो देखिए एक ही महासागर ऐसा है और वो भी है उत्तरी। तो हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा यानी उत्तरी हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वो अपनी दिशा बदलते हैं। तो यहाँ पर है हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है, प्रैक्टिकल से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप कौन सा है। संशोधित मर्केटर प्रक्षेप, संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप, गोल का त्रिविम प्रक्षेप, संशोधित नोमोनिक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। और इसका सही आंसर होगा संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो अरावली जितना ही पुराना है। तो नागा पहाड़ियाँ, कुनलुन पर्वत, नल्ला मलाई श्रृंखला और शिवालिक। और इसका सही आंसर होगा नल्ला मलाई श्रृंखला, क्योंकि नागा पहाड़ियाँ, कुनलुन और शिवालिक ये सभी हिमालय के हिस्से हैं और हिमालय जो है वो नवीन पर्वतों में शामिल किया जाता है। इसलिए नल्ला मलाई दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है और यह अरावली जितनी ही प्राचीन है। प्रश्न संख्या 20, बोन प्रक्षेप है। तो बोन प्रक्षेप कई प्रकार के होते हैं, उनमें से बोन किस प्रकार का प्रक्षेप है। शंक्वाकार है, बेलनाकार है, खमद्य है या रूढ़ प्रक्षेप है। तो बोन प्रक्षेप शंक्वाकार प्रक्षेप है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21, शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम की स्थिति शीत ऋतु में कौन सी रहती है। कर्नाटक पठार के साथ, 2 कर्क रेखा के ठीक उत्तर में, 3 विंध्याचल पर्वत के तलहटी के साथ और 4 है हिमालय के दक्षिणी ढाल के साथ। तो ये तो जग जाहिर है और हिमालय के दक्षिणी ढाल के साथ शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम की स्थिति रहती है, जो पश्चिमी विक्षोभों के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 में है, मानक विचलन में विचलनों की गणना किससे की जाती है। और ये स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मानक विचलन में विचलनों की गणना किसके द्वारा की जाती है और इसका क्या आंसर होगा। माध्यिका से, बहुलक से, समांतर माध्य से या सहज संबंध के द्वारा। तो मानक विचलन में विचलनों की गणना जो है वो समानांतर माध्य के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रश्न संख्या 23, 2017 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में वन आवरण सर्वाधिक है और वो भी प्रतिशत में। देखिए सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत में कौन से राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो देखिए क्षेत्रफल में सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में और प्रतिशत में सबसे अधिक है मिजोरम में। तो यहाँ प्रतिशत में इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मिजोरम में।
प्रश्न संख्या 24। इससे पहले हम बता दें कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो 2 साल में एक बार ISFR जो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी की जाती है। तो अब जो नई रिपोर्ट है वो 2021 की रिपोर्ट हमें मिलेगी। क्वेश्चन संख्या 24। निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है? तो दरारों वाली जो मृदा है वो कौन सी है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, मृस्थलीय मृदा, जैविक मृदा। और इसका सही आंसर होगा ब्लैक सोइल। जी हाँ, काली मृदा। प्रश्न संख्या 25 में है आरेख प्रदर्शित कर रहा है। तो आरेख दिया गया है और यह आरेख जो है वो किस प्रकार का सहसंबंध प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ y के मान है, x के मान है और यहाँ पर y के मान दिए गए हैं। और यहाँ से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वो धनात्मक संबंध होते हैं और इस प्रकार से जो रेखा बनेगी वो होगा ऋणात्मक संबंध। तो यहाँ पर आरेख जो है वो धनात्मक सहसंबंध को प्रकट कर रहा है। ऑप्शन संख्या 1 पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये स्थानांतरित कृषि हैं और उनके स्थानीय नाम किन किन देशों में उनके स्थानीय नाम क्या हैं? तो झूम भारत में, मिल्पा रोडेशिया में, लादांग मलेशिया में और चेना थाईलैंड में। तो इसका सही आंसर होगा चेना थाईलैंड में, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। चेना जो है वो श्रीलंका में है इसका स्थानीय नाम। तो श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि का जो नाम है वो है चेना। बाकी झूम भारत में, मिल्पा रोडेशिया में और लादांग इंडोनेशिया और मलेशिया में। प्रश्न संख्या 27। भारत की जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की कितनी है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार? और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और 18.7%, 21.2%, 17.7% और 20.6%। तो इसका सही आंसर होगा 17.7%। इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? तो बाकी नदियां तो बाढ़ की आपदा के लिए कुख्यात हैं, लेकिन एक नदी घाटी ऐसी है जो बाढ़ के लिए कुख्यात नहीं है, या एक ऐसा कूट आएगा जो बाढ़ के लिए विख्यात नहीं है। तो पेनगंगा, सिंधु, कोसी और कावेरी। तो देखिए, हम जहाँ तक देखते हैं कि कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है, तो ये बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो सी देखिए, सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शन ही नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ABD पेनगंगा, सिंधु और कावेरी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वाहक कृषि की विशेषता है? गहन निर्वाहक कृषि की विशेषता ये है कि वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण गहन कृषि की जाती है। खेतों पर जनसंख्या का अधिक दबाव रहता है, इसलिए प्रति एकड़ उपज तो बहुत अधिक होती है, लेकिन वहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक है इसलिए। तो देखिए कौन सा लक्षण है गहन निर्वाहक कृषि का? खेतों का बड़ा आकार, जी नहीं। उच्च यांत्रिकर, ये भी सही नहीं है क्योंकि जनसंख्या अधिक है, तो यहाँ पर श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। और प्रति एकड़ उच्च उपज परंतु प्रति व्यक्ति कम उपज। हाँ, प्रति एकड़ यहाँ पर उपज बहुत अधिक होती है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति उपज कम होती है, और इस प्रकार इसका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है यहाँ, प्रति एकड़ कम उपज परंतु प्रति व्यक्ति उच्च उपज, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन संख्या 3 सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज हैं और दूसरी तरफ उनके अयस्क हैं। तो देखिए, लिमोनाइट, स्टेफेनाइट, मस्कोवाइट और लिग्नाइट। तो लिमोनाइट जो है वो किसका अयस्क है? कोशिश कीजिए यहाँ पर, लिमोनाइट किसका अयस्क है? तो लिमोनाइट, सीडेराइट ये हेमेटाइट, लोहा अयस्क के संबंधित है। दूसरा है स्टेफेनाइट। स्टेफेनाइट किससे संबंधित है? स्टेफेनाइट चांदी से संबंधित है, सिल्वर से संबंधित है। और मस्कोवाइट, मस्कोवाइट अभ्रक का अयस्क है और लिग्नाइट कोयला है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आंसर आपका 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 32, निम्नांकित में से कौन सी विश्व की व्यस्ततम नव्य नदी है? तो व्यस्ततम नव्य नदी, नाव्य नदी देना था यहाँ पर। व्यस्ततम जो नाव्य नदी है वो कौन सी है? तो 1 अमेजन, 2 डेन्यूब, 3 मिसिसिपी और 4 राइन। कौन सी नदी है जो व्यस्ततम नाव्य नदी है? और इसका सही आंसर होगा राइन नदी, जो जर्मनी से होकर बहती है, सबसे व्यस्ततम नाव्य नदी है। कक्षा 12 की जो भूगोल की पुस्तक है उससे यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न संख्या 33, निम्नांकित में से कौन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है? तो प्रथम अवस्था है वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की अवस्था है, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 में ही वह आंसर हमें मिल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1। प्रश्न संख्या 34, निम्नांकित में से किन इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल के द्वारा होता है? सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो संस्था है उसके द्वारा होता है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर। तो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर और बर्नपुर है वो पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला जो है वो ओडिशा में है। तो सेल के द्वारा प्रबंधित जो कारखाने हैं इसमें सभी कारखाने सेल के द्वारा प्रबंधित हैं। ए, बी, सी और डी, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 35, निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सघन वसा प्रदेश नहीं है? तो बाकी सघन वसे प्रदेश हैं, एक प्रदेश ऐसा है जो सघन वसा प्रदेश नहीं है। प्रश्न संख्या 35, निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सघन वसा प्रदेश नहीं है? तो पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप ये सभी सघन वसे प्रदेश हैं। उत्तरी यूरोप सघन प्रदेश नहीं है। प्रश्न संख्या 36, किसने कहा कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? तो इसका सही आंसर होगा H. बैरोज। प्रश्न संख्या 37, वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उसके जीवन स्तर को सुधारता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, मानव विकास। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से वर्ष 2014 में किस क्षेत्र में उनके कुल जनसंख्या में वृद्ध जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है? यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, और इसका सही आंसर होगा यूरोप। प्रश्न संख्या 39, ब्रटलैंड रिपोर्ट संबंधित है आर्थिक विकास से, सतत विकास से, मानव विकास से या भूस्खलन नियंत्रण से? तो इसका सही आंसर होगा सतत विकास से संबंधित है। निरूपक भिन्न 1:20,000 किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 40, 1 सेमी बराबर 2 हेक्टोमीटर। तो निरूपक भिन्न 1:20,000 के बराबर है 1 सेमी बराबर 2 हेक्टोमीटर। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या
41 निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता? ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप और नोमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। तो भूमध्य रेखा जिसमें से नहीं दर्शाई जा सकती वह प्रक्षेप है नोमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, क्योंकि इसमें जो प्रकाश का स्रोत है वो सेंटर पे होता है और इसमें भूमध्य रेखा को नहीं दर्शाया जाता। तो प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कौन सा है? तो गोल प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप और बहुशंक्वाकार प्रक्षेप। इसका सही आंसर होगा मर्केटर प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है, यानी इसमें जो आकृति है किसी भी क्षेत्र की वो एज इट इज दर्शाई जाती है। प्रश्न संख्या 43 एक मानचित्र निरूपक भिन्न RF1:4,00,000 पर बनाया गया है। उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा धरातल के कितनी दूरी को दिखाएगी? 20 किलोमीटर को, 200 किलोमीटर को, 20 हेक्टोमीटर को और 200 डेकामीटर को। तो इसका सही आंसर होगा 20 किलोमीटर को, 1 नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 44 निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त, नरेश गर्त और सुंडा गर्त। और इसका सही आंसर होगा सुंडा गर्त, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 45 है शुष्क ग्रीष्मकाल एवं वर्षा युक्त शीतकाल विशेषता है। ग्रीष्मकाल शुष्क और वर्षा युक्त शीतकाल तो मानसूनी जलवायु की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु की, भूमध्य सागरीय जलवायु की या पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की। और इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु की, जहाँ पर वर्षा युक्त शीतकाल यानी शीत ऋतु में वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 46 स्वेज नहर का उत्तरतम पतन कौन सा है? तो स्वेज नहर का उत्तरतम पतन पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज, पोर्ट फोर्ड, पोर्ट डमीटा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पोर्ट सईद उत्तरतम है और पोर्ट स्वेज इसका दक्षिणतम है। प्रश्न संख्या 47 कयाल पाए जाते हैं। कयाल यानी पश्च जल मालाबार तट पर, कोंकण तट पर, कोरोमंडल तट पर और काठियावाड़ तट पर। तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी की बुक से ये प्रश्न आया हुआ है और कयाल मालाबार तट पर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में से कौन सा एक पटल विरूपणी बल संचलन है? तो ये भी कक्षा 11 की एनसीईआरटी से, भूगोल के एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। महाद्वीप निर्माणकारी बल, आकस्मिक बल, हिमदाह और पर्वत निर्माणकारी बल। तो पटल विरूपणी जो बल है वो इनमें से कौन सा है? दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन कौन से बल हैं जो पटल विरूपणी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? तो महाद्वीप निर्माणकारी बल तो इसमें शामिल होता है और आकस्मिक बल इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि भूकंप और वो आ जाते हैं, इसमें आकस्मिक बल शामिल नहीं होते। हिमदाह या एवलांस भी इसमें शामिल नहीं होता और पर्वत निर्माणकारी बल इसमें शामिल होता है। तो ए और डी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 49 है भू संतुलन के संदर्भ में किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है, यानी गहराई में परिवर्तन और घनत्व में समानता। तो ये आइसोस्टेसिस से आया हुआ क्वेश्चन है और एरी, प्राट, WD थॉर्नबरी, हेफर्ड, बॉबी। तो ये कथन किस विद्वान का है? ये एरी का है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 50 रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है वलन से, भ्रंशन से, संबलन से और संपीड़न से। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। रिफ्ट घाटी का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। ऑप्शन संख्या 2।